ठीक ना. We have started a new chapter in the previous class. Name of the chapter is Accounting Principles. ठीक है. अभी तक एक छोटा सा चैप्टर हम पढ़े हैं जिसका नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके हम देखे थे कुछ अकाउंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स. उसके बाद हम शुरू किए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसका मतलब था अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन. हर किसी को अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग. ठीक है. बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से हम अभी जो है 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके अंदर पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल था बिजनेस एंटिटी. कौन बताएगा व्हाट इज बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल? शुभम बता. हाँ डिफरेंट, उसके बाद थोड़ा बहुत और कुछ. ये तो करेक्ट है बिल्कुल. और कुछ आयुष का बताओ. और बैठ के बताओ, चलेगा बैठ के बताओ. ठीक है. और कुछ देवराज? ठीक है. कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो ओनर को बिलोंग करता है. ठीक है. और कुछ? वेरी गुड. ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट का बोलना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज है. ठीक है. जैसे रिलायंस और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग हैं. हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. और इसी कॉन्सेप्ट के वजह से मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, विच वॉज कॉल्ड एज कैपिटल, वो कैपिटल बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस वो पैसा मालिक को वापस करेगा. क्लियर? कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है दैट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द ओनर. क्लियर है? दिस कॉन्सेप्ट वाज नेम्ड एज बिजनेस एंटिटी और आल्सो कॉल्ड एज द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल. क्लियर है? उसके बाद जो सेकेंड प्रिंसिपल हम पढ़े थे उसका नाम था मनी मेजरमेंट. कौन बताएगा मनी मेजरमेंट? मनी मेजर बैठ के बताओ. चलो. मनी, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी वैल्यू. ठीक है. और कुछ थोड़ा ऐड करो. हाँ भाई, वो बात तो थोड़ा गलत हो गया खाली. एनीथिंग विच हैज नो मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. बट एग्जाम्पल गुडविल गलत हो गया, क्योंकि मैं फिर बुक भी दिखाया, तुमको याद होगा तो, कि गुडविल का तो मॉनेटरी वैल्यू होता है, हम अभी कैलकुलेट करना नहीं सीखे हैं. ठीक है. तो मनी मेजरमेंट बोलता है कि मनी इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट. हर एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहा है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. कोई भी चीज जिसका वैल्यू मनी के टर्म्स में नहीं कैलकुलेट हो सकता उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते. एग्जाम्पल गुडविल नहीं है. एग्जाम्पल है जैसे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी. ठीक है. ये सब कुछ. ठीक है. उसके बाद उसका 2 डिमेरिट्स थे. एक पहला डिमेरिट था कि जो चीज मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं हो सकता उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे. और दूसरा, वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग बट मनी मेजरमेंट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा. क्लियर है ये? उसके बाद हम शुरू किए थे तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल. इसका नाम था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. जिसका बोलना था कि द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस, जो टोटल लाइफ है बिजनेस का, उसको छोटे छोटे हिस्सा में हम डिवाइड कर दिए. ठीक है. हर एक हिस्सा को हम बोलते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड. क्यों डिवाइड किए हैं? ताकि परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलर बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सके. क्लियर है ये? 2 टाइप का ईयर होता है. एक होता है हमारे कॉमर्स वालों का, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है नॉर्मल जो हम पहले से देखते हुए आए हैं, विच इज कॉल्ड एज कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर शुरू होता है जैन से
और कंप्लीट हो जाता है दिसंबर में। और जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ेंगे, नया पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर डी। हेडिंग पॉइंट नंबर डी, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर डी, हेडिंग मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। जो जितना भी क्लासेस मिस किया है सबका वीडियो है ना, मैं शेयर कर दूंगा। मैक्सिमम के साथ तो शेयर किया हुआ है, बाकी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। कुछ भी क्लासेस जो है मिस नहीं हुआ है, सारा का सारा रिकॉर्डेड रहता है। और अभी क्या पूरा एग्जाम तक रिकॉर्डेड रहता है, तुम कभी भी देख सकते हो उसको साल भर में। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मेटेरियलिटी। सबसे पहले मेटेरियलिटी समझने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड मटेरियल। मटेरियल क्या होता है समझते हैं, उसी से मेटेरियलिटी बना है आके, ठीक है। तुम बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मटेरियल? तो बोलते हैं दिस इज मटेरियल फॉर मी, दिस इज इमटेरियल। जैसे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में मटेरियल का मतलब क्या होता है, बता। ठीक है, हाँ वो ये साइंस वाला हो गया है, हम कॉमर्स में आ गए, ठीक है। हाँ वो मटेरियल साइंस वाला मटेरियल ठीक है तुम्हारा, लेकिन यहाँ वो मटेरियलिटी नहीं है। यहाँ जो मटेरियल है ये मैं इंग्लिश के हिसाब से बोल रहा था। मटेरियल का मतलब समथिंग विच हैज अ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। तो हम बोलते हैं ये मटेरियल है हमारे, मतलब दिस हैज अ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। और कुछ ही बोलते हैं दिस इज इमटेरियल, मतलब हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इमटेरियल। मैं वो वाला मटेरियल बोल रहा हूँ, अब समझ में आया? इंग्लिश वर्ड मटेरियल बोल रहा था मैं, ठीक है। तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल वही मटेरियल वर्ड का मीनिंग से ही बना है। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, हमको देखना चाहिए वेदर द ट्रांजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, और का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस के अंदर। अब कोई चीज हो सकता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन किसी दूसरे पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सोच रहा हूं, या सोच लो अभी मैं एक 10,000 रुपये का खर्चा किया मेरे ट्यूशन में, ठीक है। मैं मेरे बिजनेस का बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपया खर्चा किया, लेट से कुछ भी एक छोटा सा, लेट से कंप्यूटर का स्क्रीन लाया 10,000 रुपीज, ठीक है। तो मेरे लिए 10,000 रुपये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये एक मटेरियल अमाउंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमाउंट फॉर मी, ठीक है। सिमिलरली एक और बिजनेस है, नाम है उसका रिलायंस। रिलायंस भी आज मुकेश अंबानी 10,000 रुपया खर्चा किया है। बताओ, फॉर रिलायंस 10,000 रुपीज इज मटेरियल और नॉट? नो, इट इज नॉट मटेरियल, दिस इज इमटेरियल फॉर अ कंपनी लाइक रिलायंस। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं 10,000 रुपया खर्चा किया, मेरे पास टोटल 10 लाख रुपया है, तो उसमें से 10,000 रुपया खर्चा करता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि आई हैव ओनली 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज से 10,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। बट अंबानी तो बहुत पैसा रखा है, उसके लिए 10,000 रुपया इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं, समझाता हूं। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि वो ट्रांजेक्शन्स जो एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है, और वो ट्रांजेक्शन्स जो कि बिजनेस के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं भी करने से चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिकॉर्ड नहीं करना है, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं भी करने से चलेगा,
क्योंकि रिलायंस को बहुत बड़े बड़े चीजों में ध्यान देना है, रिलायंस को करोड़ों रुपए का खर्चा का हिसाब रखना है, 10,000 रुपया राउंड अप है उसके लिए। मेरे को 10 लाख का हिसाब रखना है, मेरे लिए 10,000 बड़ा अमाउंट है, लेकिन मेरे लिए 10 रुपए, मेरे लिए भी ये राउंड अप ही है। मैं 10,000 का खर्चा का ठीक से हिसाब रखूंगा, 5,000 के खर्चा का ठीक से हिसाब रखूंगा, लेकिन 10 रुपया का खर्चा डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है। अदर एक्सपेंस भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, हमको मेटेरियलिटी पे ध्यान देना होगा। मेटेरियलिटी मतलब हम हर एक चीज को उतना डिटेल में परफेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज मटेरियल है हमारे लिए, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी। लेकिन जो चीज हमारे लिए मटेरियल नहीं है, जो चीज हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको परफेक्टली रिकॉर्ड नहीं भी करने से चलेगा। बात समझ में आ रहा है? हम भी ये फॉलो करते हैं, बस हम जानते नहीं है। देखो तुमको एग्जांपल बताता हूं। तुम एक स्टाफ को सोच लो 10,000 रुपया दे के भेजे कुछ कुछ काम के लिए, 5-10 को काम था, या सोच लो उसको भुवनेश्वर भेजे तुम्हारे ऑफिस के काम के लिए। ठीक है, ठीक से एग्जाम्पल समझना। उसको 10,000 रुपया दे के भेजे, उसको बोले कि आएगा जब हिसाब दे देना कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। ठीक है, तो स्टाफ आया 5 दिन बाद हमारा काम करके, अब स्टाफ खर्चा दे रहा है, हिसाब दे रहा है। हिसाब बोला सर होटल का लग गया 4,000, फूड का लग गया 3,000, ट्रैवलिंग का लग गया 2,000, अदर्स 120, लेट से। तो जो बड़ा बड़ा खर्चा है, 4,000, 3,000, 2,000, ये सब बड़े बड़े खर्चे का हम उससे हिसाब मांगेंगे, बिल मांगेंगे कि बता कहाँ खर्चा हुआ, ला बिल दिखा। लेकिन 120 रुपए का छोटा सा कोई खर्चा हुआ होगा तो उसका ना ही हम भी बिल मांगेंगे और ना ही वो उतना ज्यादा हिसाब उसका देगा। हम बोलेंगे ठीक है 120 और कहीं लग गया, बात खत्म, है ना। तो देखो ये 120 रुपए तुम्हारे लिए उतना मटेरियल नहीं था, तो तुम बोले चलो ठीक है इसका बिल नहीं चाहिए, लेकिन ये सब मटेरियल था तो तुम बोले इसका तो परफेक्टली बिल विल ना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है? तो हम भी ये फॉलो करते हैं रियल लाइफ के अंदर भी। ठीक है, तो मेटेरियलिटी यही बोलता है, समराइज करते हैं फिर लिखेंगे। मेटेरियलिटी बोलता है कि जो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी। अब कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मेरे लिए 10,000 इंपॉर्टेंट है, रिलायंस के लिए 10,000 इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो लेकिन मेरे लिए 100 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए भी, लेकिन 100 रुपया किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई छोटा सा बेटल शॉप है, लेट से पान की दुकान है, 100 रुपया उसके लिए बड़ा खर्चा हो सकता है ना। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर। कोई छोटा लेवल का बिजनेस है तो उसके लिए 100 रुपया भी इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ा लेवल का बिजनेस है तो उसके लिए 5 लाख भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? मेटेरियलिटी क्या बोलता है? जो चीज इंपॉर्टेंट। अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है तुम देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी। क्लियर है? मैं ये नहीं बोला कि इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं ये कभी नहीं बोला कि 120 रुपया खर्चा रिकॉर्ड नहीं करना। खर्चा रिकॉर्ड नहीं करोगे तो अकाउंटिंग में सब कुछ ठीक से पता नहीं चलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि 120 का डिटेल लिखना जरूरी नहीं, 120 को अदर्स लिख दिए तो भी चल जाए, ये बोल रहा हूँ। क्लियर है? एग्जाम्पल एक आगे अच्छा वाला और दूंगा, पहले लिख लेते हैं इसको, फिर तुमसे ही पूछूंगा। ठीक है, लिखना हेडिंग मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। इट रेफर्स टू it refers to importance of a transaction in the business. It refers to importance of a transaction in the business.
an item is considered as material, एक चीज को हम मटेरियल तब बोलेंगे इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। क्या बोल रहा है, कोई चीज को इंपॉर्टेंट कब बोलेंगे, जब उससे हमको फर्क पड़ता है, तब उस चीज को हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे 10 रुपया का खर्चा हो सकता है मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट 10,000 का खर्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिलायंस के लिए 10,000 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है 10 करोड़ इंपॉर्टेंट उसके लिए होगा। ठीक है, हो सकता है 10 करोड़ किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए 100 करोड़ इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो मेटेरियलिटी बोलता है जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी। इंपॉर्टेंट कब बोलते हैं कोई चीज को, जब उससे हमको फर्क पड़ता है। क्लियर है? देखना नेक्स्ट, फुल स्टॉप। समथिंग इज मटेरियल और नॉट, something is material or not depends upon कोई चीज मटेरियल है या नहीं वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एन आइटम कैन बी material for an item can be material for one enterprise. An item can be material for one enterprise, but may not be material for other एंटरप्राइज। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक चीज एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे बिजनेस के लिए हो सकता है वो इंपॉर्टेंट ना हो। क्लियर है? क्लियर व्हाट इज मेटेरियलिटी? ठीक है, मेटेरियलिटी कभी नहीं बोलता कि ट्रांजैक्शन लिखना जरूरी नहीं है। 10 रुपया खर्चा हुआ, मेटेरियलिटी ये नहीं बोलता कि 10 रुपया लिखना जरूरी नहीं है। मेटेरियलिटी ये बोलता है 10 रुपया को उतना परफेक्टली लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा। मेटेरियलिटी ये बोलता है। क्लियर है? लेकिन जो बड़ा बड़ा खर्चा है जिससे फर्क पड़ता है उसको लिखना जरूरी है। जब हम भी हिसाब मेंटेन करते हैं कोई चीज़ का अपने लाइफ के अंदर भी, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं हम जनरली ध्यान रहता है कि हाँ ये खर्चा यहाँ हुआ था, 1,000 रुपये यहाँ लगा था, 2,000 रुपये यहाँ लगा था, कहीं 20 रुपये लगा था, तो हम भी भूल जाते हैं कि 20 रुपया कहाँ लगा था। हाँ 20 रुपया लगा था याद रहता है, कहाँ लगा वी मे नॉट रिमेंबर, बिकॉज हमारे लिए भी जब 20 रुपया का बात होता है तो हम भूल सकते हैं उसको, क्योंकि वो मटेरियल नहीं था। लेकिन 2,000 किसी को दिए थे या लगा था 2,000 रुपये, तो वो मटेरियल है, वो हमको याद रहता है। क्लियर है? तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी मेटेरियलिटी से ही चलता है और अकाउंट्स भी मेटेरियलिटी पे ही चलेगा। क्लियर है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देने से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पहले, उसको याद कर लेते हैं। नाम था उसका टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अंदर 3 था, तीसरा को छोड़ दो। 2 टाइप का एक्सपेंडिचर्स था, एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और दूसरा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब था वो एक्सपेंडिचर्स जो कि सालों साल हमको बेनिफिट्स देता रहेगा। एक साल खर्चा, एक बार खर्चा किए, सालों साल तक उससे बेनिफिट्स मिलेगा। कोई फिक्स एसेट अराइज होता है इससे, है ना, इट गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म इन नेचर। दूसरा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि ऐसा खर्चा होता है जो कि छोटा मोटा अमाउंट का होता है और जनरली बेनिफिट्स 12 महीना के अंदर अंदर उसका खत्म हो जाता है,
रेकरिंग खर्चा होता है, बार बार वो खर्चा हमको करते रहना पड़ता है। क्लियर है ये? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तुमसे, देखना। एक लेते हैं मेरे ट्यूशन का एग्जाम्पल, दूसरा रखते हैं, ठीक है। अब मेरे ट्यूशन के अंदर ध्यान से सुनना, सपोज मैं एक कंप्यूटर खरीदा 10,000 रुपीज का, ठीक है। क्या है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है हमको सालों साल तक मिलता रहेगा, ठीक है। जमीन खरीदा लेट्स से 10 lakhs का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं बिल्डिंग बनाया लेट्स से 10 लाख का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस जमीन खरीदा 10,000 करोड़ का, कौन सा एक्सपेंडिचर? अब अमाउंट पे मत जाओ, ध्यान दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बिल्डिंग बनाया रिलायंस 5,000 करोड़ का, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर खरीदा रिलायंस 10,000 का। अब यहां पे आता है मेटेरियलिटी, तुम ध्यान दो, मेरे बिजनेस का जब बात कर रहे हैं 5-10 लाख का बात चल रहा था, तो 5-10 लाख कैपिटल हो रहा था, उसके बीच में 10,000 का खर्चा हो गया, वो भी मेरे लिए तो बड़ा अमाउंट है भाई, 10,000 मेरे लिए कैपिटल है। पर रिलायंस कहां किस किस अमाउंट का बात कर रहा है, देखो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ का बात कर रहा है, बीच में 10,000 का खर्चा। क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट है क्या रिलायंस के लिए? नहीं। तो रिलायंस इसको अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिख दे, अकाउंट बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है चलो, बात समझ में आ रहा है? मेटेरियलिटी क्या बोल रहा है, मैं नहीं लिख सकता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 10,000 रुपया। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक से सुनना क्या बोल रहा है, देखो कंप्यूटर खरीदना, मेरे लिए 10,000 का कंप्यूटर खरीदा मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रिलायंस 10,000 का कंप्यूटर खरीद रहा है इन एन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 करोड़ 5,000 करोड़। 10,000 रुपए लिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलायंस के लिए, तो ये रेवेन्यू लिखने से भी चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन ये नहीं बोल रहा कंप्यूटर 10,000 का मत लिखो, छोड़ दो उसको, ये नहीं बोल रहा मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी बोल रहा है ये जो कंप्यूटर है 10,000 का है तो कैपिटल, रिलायंस को फर्क नहीं पड़ता इससे, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ले लो ना रेवेन्यू, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? सिमिलरली और भी क्वेश्चन है अभी, मैं एक कैलकुलेटर खरीदा 500 रुपए का, छोड़ो, कैलकुलेटर खरीदा 500 रुपए का, सोच के बताओ, कैपिटल के रेवेन्यू? कैलकुलेटर चलेगा सालों साल, बढ़िया चलता है, 3-4 साल 5 साल आराम से चलता है। टेक्निकली जाएंगे तो कैलकुलेटर कैपिटल हो रहा है, बट 500 तो मेरे लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं इसको रेवेन्यू लिख लूं तो भी चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जिसके लिए जो मेटेरियलिटी का डेफिनेशन है वो उसके हिसाब से चलता है। मेरे लिए 500 छोटा सा अमाउंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बोला क्या 500 को कैपिटल लिखेंगे, तो रेवेन्यू। रिलायंस बोलता है क्या 10,000 को कैपिटल लिखेंगे, इसको रेवेन्यू। सब अपने हिसाब से चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये खुद के पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। रियल लाइफ के बारे में बताऊं अगर तुमको, रिलायंस जो है 5 लाख से छोटा खर्चा अगर होगा, ये सच बता रहा हूं, रियल लाइफ में ये ऐसे ही है, रिलायंस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, 5 लाख से छोटा खर्चा अगर रिलायंस करता है, रिलायंस उसको इममटेरियल मानता है और रिलायंस उसको हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले लेता है, कभी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ले। बात समझ में आ रहा है? रियल लाइफ के अंदर रिलायंस एनी एक्सपेंसेस लेस देन 5 लाख रुपीज, रिलायंस एज्यूम्स दैट नो 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 दिस इज नॉट मटेरियल फॉर अस, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको रेवेन्यू लिख दो, बात खत्म करो। क्लियर है ये? समझ में आ गया मेटेरियलिटी?
एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है स्मॉल स्मॉल कैलकुलेटर्स, स्मॉल स्टेशनरी आइटम्स परचेज्ड आर also classified as revenue expenditure according to which accounting principle। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसा आएगा, छोटा कैलकुलेटर खरीदना, स्टेशनरी खरीदना 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट देगा। कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन मेटेरियलिटी बोलता है इसको क्या कैपिटल लिखोगे, तो रेवेन्यू लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? देखेंगे एग्जांपल में। तो किसके लिए कितना रुपया मटेरियल होगा वो उस बिजनेस पे डिपेंड करे। मेरे लिए 10,000 मटेरियल है, हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए 1 लाख मटेरियल ना हो, रिलायंस के लिए 5 लाख मटेरियल नहीं है, सब अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। कैलकुलेटर और स्टेशनरी आइटम्स। फिर सबको पॉइंट नंबर 4, मेटेरियलिटी। ठीक है, मेटेरियलिटी नहीं बोलता रिकॉर्ड मत करो, मेटेरियलिटी बोलता है ठीक से रिकॉर्ड नहीं करने से चलेगा, अपना अपना मेटेरियलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से। मेटेरियलिटी किस चीज को बोलते हैं, जिस चीज से एक इन्वेस्टर को फर्क पड़ता है वो मटेरियल है, और जिससे फर्क नहीं पड़ता वो इमटेरियल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रिंसिपल, पॉइंट नंबर ई, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रूडेंस या फिर अल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जांपल लेते हैं हम, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहला, सपोज किसी का लेट से बर्थडे आने वाला, किसी का आने वाला है अभी रिसेंटली, कब है बताओ, मई 10, तो रिसेंटली अभी आने वाला है मई 10 को। ठीक है, अभी रफली अप्रैल 20 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो अभी और कितना रफली मैं बोलूँ तो और 20 डेज बचा हुआ है। ठीक है, तो स्वराज देखा कि बर्थडे आने वाला है मई 10 को। ठीक है, और ये बोल रहा है कि सबको यहाँ पे जितने हैं सबको सिल्वर मून लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे अपने सबको ही 2-4 गाड़ी करके सिल्वर मून। ठीक है, अब सिल्वर मून में बिल आएगा अच्छा खासा। लेट्स से द एस्टिमेटेड बिल इज, लेट्स से देयर आर 20 पीपल, तो 10,000 रुपये का बिल, 500 के हिसाब से भी लूँ तो 10,000 का बिल आने वाला है। ठीक है, तो अब स्वराज जो है मई 10 को, याद रखना है ना, मई 10 को स्वराज जो है 10,000 रुपये का पार्टी देने वाला है सिल्वर मून। ठीक है, अब स्वराज को आज से खर्चा दिखने लग गया है, अप्रैल 20 हो गया है और इसके दोस्त लोग बोलने लग गए हैं कि तेरा बर्थडे आ रहा है, चलेंगे सिल्वर मून, है ना, और स्वराज को एक खर्चा जो है आगे दिखने लग गया है। ठीक है, अब ये भाग भी नहीं सकता कि दूसरों के बर्थडे में गया था ये, तो पार्टी भी देना पड़ेगा। मई 10 को छुप गया तो मई 11 को पकड़ लेंगे इसको, पार्टी तो देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो स्वराज क्या कर रहा है, आज से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है जमा करना शुरू कर दिया है। जो भी अब पॉकेट मनी मिलता है वो रख लेता है, वो मौसी आती है, मामी आती है घर में, बुआ आती है,
पैसा देती है तो मम्मी को नहीं दे रहा, आजकल खुद रख रहा है। तो ऐसे करके ये पैसा जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बर्थडे वाले दिन 10,000 मांगेगा पापा से तो नहीं देंगे पापा, 2-4 हज़ार मांगेगा, 5,000 मांगेगा दे देंगे, तो 5-7 हज़ार खुद जमा करेगा तो जाके 10,000 का पार्टी दे पाएगा। क्लियर ये बात? तो स्वराज को फ्यूचर में एक एक्सपेंस दिख रहा है बहुत बड़ा, या मैं बोलूं तो एक नुकसान दिख रहा है बहुत बड़ा, 10,000 का नुकसान होने वाला है उसका, है ना। और उसके लिए स्वराज जो आज से तैयार होना शुरू हो गया है, आज से थोड़े थोड़े पैसा जमा करना शुरू कर चुका है। तुम बताओ क्या स्वराज ठीक कर रहा है? बिल्कुल, हम भी ऐसे ही हैं रियल लाइफ में। मम्मी को पूछो क्यों जमा कर रहे हो पैसा, मम्मी बोले काम आएगा। क्या काम आएगा, कब काम आएगा पता नहीं, लेकिन काम आएगा ये पता है उनको, क्योंकि हम फ्यूचर में जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है या जो भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉसेस है उसके लिए पहले से तैयार होना शुरू हो जाते हैं और पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। अकाउंटिंग भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अकाउंटिंग भी यही करता है, जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस है या जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग उसको अभी से रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, अभी से पैसा जमा करना शुरू कर देता है, सो दैट जिस दिन वो खर्चा करने का दिन आएगा उस दिन बर्डन ना हो हमारे ऊपर, उस दिन हमारे पास पैसा रहे वो खर्चा करने के लिए। क्लियर है? तो ये हुआ पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले, सपोज भविष्य एक तो लॉटरी का टिकट खरीदा, अभी दुर्गा पूजा लॉटरी टिकट निकलता है, अभी तो दुर्गा पूजा बहुत दूर है, ऐसे ही कोई लॉटरी का टिकट खरीदा है, ठीक है। तो पंडित को दिखाया था, को बोले थे कि अगर 1,000 नंबर रहेगा लॉटरी में, लॉटरी का नंबर अगर 1,000 रहेगा लॉटरी टिकट का, तेरा लॉटरी कंफर्म। तो ये देखकर 1,000 नंबर वाला लॉटरी टिकट खरीदा है फॉर लेट से 100 रुपीज, 100 रुपये का लॉटरी टिकट खरीदा। इसका जो फर्स्ट प्राइस है, अगर ये जीतता है तो फर्स्ट प्राइस है 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपए का लॉटरी लेगा भविष्य का, अगर उसका टिकट नंबर मैच कर गया तो। ठीक से समझना है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, बस 2 ही एग्जाम्पल है प्रूडेंस का, उतना ही कॉन्सेप्ट है पूरा। तो 1,000 नंबर का लॉटरी टिकट खरीदा है और 10 लाख का इनाम मिलेगा इसको अगर इसका लॉटरी टिकट लग गया तो। ये क्या कर रहा है, आज से रोज सिल्वर मून जा रहा है कि 10 लाख रुपया आने वाला है। बोल, क्या लगता है भविष्य ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, लॉटरी का रिजल्ट आना चाहिए। आ जाएगा लॉटरी का रिजल्ट, 10 लाख निकल जाएगा, फिर जाओ रोज सिल्वर मून, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से जाना ठीक नहीं है। बात समझ में आ रहा? यही अकाउंट्स बोलता है कि कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन है, अगर कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम है, अगर अभी से खर्चा करना चालू मत करो, वेट करो, रुको, इनकम हो जाने दो, फिर खर्चा उसको कर लेना। बात समझ में आ रहा है? दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस विच सेज अबाउट 2 थिंग्स। 1, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस, जो कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, और दूसरा एक्सपेक्टेड फ्यूचर गेन या इनकम, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल। प्रूडेंस क्या बोलता है, समराइज करते हैं इसको, खत्म हो गया, इतना ही है इसमें, लिखेंगे फिर। कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस है अगर, या कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है अगर, तो उसको अभी से रिकॉर्ड करो, उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ, पैसा जमा करना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन है या कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम है अगर, तो वेट करो, इनकम हो जाने दो, फिर उसको खर्चा करने के बारे में सोचना। इनकम को एक्सपेक्टेड इनकम के हिसाब से खर्चा करना शुरू मत करो। ये मत सोचो कि लॉटरी टिकट निकल जाएगा और खर्चा करना शुरू कर दिए। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, लॉटरी टिकट निकल जाने दो, फिर खर्चा कर लेना। क्लियर है ये? दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, देखेंगे फटाफट से। ये सब एग्जाम्पल हमको हेल्प करता है ज्यादा दिन तक उसको याद रखने में। भविष्य बोलते ही याद आएगा लॉटरी टिकट के बारे में। लिखना हेडिंग, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल,
According to this principle, do not anticipate मतलब expect, do not expect या anticipate future profits, फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में सोचना भूल जाओ, बट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस, बट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस, फ्यूचर में जो पॉसिबल लॉसेस है को रिकॉर्ड करना शुरू करो। In other words, it records all possible future losses. It records all possible future losses but does not provide for future expected profit. क्लियर है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी फॉलो करता ही है। कोई भी फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, फ्यूचर में कोई भी खर्चा होने वाला है, पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कोई भी खर्चा होगा, तो पेरेंट्स पहले से पैसे जमा करना शुरू करते ही हैं। और अगर फ्यूचर में कोई फ़ायदा दिख रहा है तो खर्चा करना शुरू नहीं कर देते, वेट करते हैं, फ़ायदा हो जाने देते हैं, फिर अगर खर्चा करना है तो करते हैं। क्लियर है? तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे चलता है, अकाउंट्स भी वैसा ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका एक लिखेंगे। एग्जाम्पल के थोड़ा समझना पड़ेगा, पहले देखना। सपोज ये हमारे पास एक बिजनेस है और हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक याद है, दुकान में रखा हुआ सामान, ठीक है, गुड्स। तो हमारा गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो है लेट से 1000। कॉस्ट प्राइस मतलब समझ लो कितना में हम उसको खरीदे हैं। ठीक है, अब हम इसको फ्यूचर में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड, हमको लग रहा है कि फ्यूचर में इतना में बिकेगा। कितना में बिकेगा? लेट से अभी इस प्राइस, इस सामान का उतना और डिमांड नहीं है मार्केट में आजकल, और अभी इसका मतलब कोई खरीदता भी नहीं है, हमको हो सकता है नुकसान में भी बेचना पड़ेगा, और हमको लग रहा है कि ये 900 रुपये में हम बेचेंगे और 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा बिजनेस। होता ही है ऐसा कभी कभार, डेड स्टॉक है, उतना नहीं बिक रहा, डिस्काउंट में या लॉस में बेच देते हैं, है ना, कुछ तो आएगा, वरना रखे रहेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा और 1000 रुपये डूब जाएगा पूरा। ठीक है, तो 1000 का सामान था, अभी हमारे पास वो सामान है दुकान में। ठीक है, हमको लग रहा है कि फ्यूचर में 900 में सेल होगा, तो तुमको फ्यूचर में प्रॉफिट दिख रहा है कि फ्यूचर में लॉस दिख रहा है? लॉस दिख रहा है। कितना का लॉस दिख रहा है फ्यूचर में? 100 का। तो प्रूडेंस क्या बोलता है? प्रूडेंस बोलता है इस लॉस को रिकॉर्ड करो, इस लॉस के लिए तैयार हो जाओ, नुकसान होने वाला है। तो प्रूडेंस बोलता है कि एक काम करो, आज से सामान का प्राइस कितना कर दो, 900 रुपया कर दो, और 100 रुपया का जो लॉस है उसको आज से रिकॉर्ड कर लो। कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है? प्रूडेंस। क्लियर है ये? अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपया एक सामान का, हम उसको फ्यूचर में बेचने वाले हैं लेट्स से फॉर 1200।
तो फ्यूचर में क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लें, कर लें या नहीं करें, रुके, प्रॉफिट हो जाने दें, प्रॉफिट हो जाने देते हैं, है ना, लॉटरी का एग्जांपल दिया ना, प्रॉफिट हो जाने देते हैं फिर करेंगे रिकॉर्ड। तो प्रूडेंस बोलता है अभी प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, अभी प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, वेट करो, प्रॉफिट होगा जब ना तब रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो अभी सामान का रेट कितना रहेगा, उतना का उतना रहेगा, दैट इज 1000 रुपीज। क्लियर है ये। तो मैं सामान को किस प्राइस पे लिखता हूं, देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं पहले लिख के दिखा रहा हूं फिर बोलना तुम सही लिखा कि नहीं। गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। देख के बताओ ये स्टेटमेंट उधर सही बैठा कि नहीं। हम सामान को किस प्राइस पे लिखते हैं, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम है। पहला एग्जांपल देखते हैं, कॉस्ट प्राइस था 1000, सेलिंग प्राइस था 900, तो कितना में लिखे, 900 में लिखे। दूसरा एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस है 1000, सेलिंग प्राइस है 1200, तो कितना में लिखे, 1000 में लिखे। तो मैं बोल सकता हूं कि कितना में लिखते हैं, विच एवर इज लोअर में लिखते। एग्जाम में आ जाता है, गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग, उसका आंसर होगा प्रूडेंस या कंजर्व। क्लियर है ये, लिखना सिर्फ एग्जांपल लिखना। ऑनलाइन में हाँ स्टेशनरी ठीक है, कुछ कुछ रेवेन्यू में आएगा, कुछ कैपिटल भी हो सकता है, जैसे स्टेपलर मशीन है, कैपिटल हो सकता है वो, है ना, बट खर्च इतना छोटा है कि रेवेन्यू लिख देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में अभिनव बंसल। क्लियर है ये, दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर ई, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। ठीक है, एक और पढ़ते हैं, है ना, लिखना पॉइंट नंबर एफ, हटा दूं इसको, लिखना पॉइंट नंबर एफ। हेडिंग पॉइंट नंबर एफ, रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। कई लोग इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, एक ही बात होता है, वो कॉन्सेप्ट बोलो या प्रिंसिपल। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, सामान जो बेचते हैं पैसा आता है, जो डे टू डे हमारा रेवेन्यू रिसीट भी जिसको बोलते थे, याद होगा तो, है ना। तो बेसिकली सेल्स को हम यहाँ पे रेवेन्यू बोल रहे हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है लिखना या टू रिकॉर्ड समथिंग। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट किस चीज के बारे में है, कि हम सेल्स को कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन द सेल्स विल बी रिकॉर्डेड, जब सामान बेचे, जब गुड्स मतलब जब बिल बनाए, जब सामान दिए, जब पैसा मिला, कब रिकॉर्ड करें, कौन सा डेट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, इस पर दो एग्जाम्पल बनता है, दोनों एग्जाम्पल मैं बताता हूं, फिर देखेंगे समझेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, लेट्स से दिस इज बिजनेस, ठीक है,
बिजनेस अपना सामान कस्टमर को सेल किया है लेट्स से ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2020। तो कस्टमर आया दुकान में और सामान हमसे ले गया है, बिल बना दिए हैं और गुड्स दे दिए हैं। कब? 10 अप्रैल को। ठीक है, लेकिन कस्टमर जो है उधारी में सामान खरीदा है हमसे, फ्यूचर में पैसा देगा। और ये पैसा कब आके दिया कस्टमर? लेट्स से मनी जब रिसीव हुआ वो डेट था 25 अप्रैल 2024 को। क्लियर है ये? तो कस्टमर आया हमारे दुकान में 10 अप्रैल को, हमसे सामान लिया है वो 10 अप्रैल को, बाद में पैसा दूंगा बोला, 15 दिन बाद आया और पैसा दे दिया, दैट इज ऑन 25 ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बताना चाहता है कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है, हमारा जो अकाउंटिंग चल रहा है, उसमें जो सेल्स है, सामान बिका बोल के कब रिकॉर्ड करें, 10 तारीख को कि 25 तारीख को, इसके बारे में कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रहा है किस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट है? क्या आंसर होगा वो तो बात का बात है ना। कॉन्सेप्ट किस चीज के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता है? कॉन्सेप्ट बोलता है सेल्स कब होगा, वो डेट बताना चाहता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दो डेट्स है, एक जिस दिन हम सामान बेचे, दूसरा जिस दिन पैसा मिला। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि पैसा कब मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सेल्स कब रिकॉर्ड होता है? जब हम गुड्स सेल। दैट मीन्स हमारे पहला एग्जाम्पल के अंदर सेल्स किस दिन रिकॉर्ड होने वाला है? ऑन 10th अप्रैल 2024। पैसा भले बाद में मिले तब भी अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ये? अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। फिर एक कस्टमर आया मेरे दुकान में 15 अप्रैल को, एक और कस्टमर आया, वो कोई सामान मांगा मेरे से, मैं बोला ये तो नहीं है, मंगवाना पड़ता है सामान, एडवांस दे दो, पैसा मंगवा दूंगा। तो कस्टमर क्या बोला, ठीक है लो एडवांस रख लो। तो ये क्या किया, 15 तारीख को पैसा दे दिया मुझे एज एन एडवांस। ठीक है, फिर मैं सामान मंगवा दिया उसको और मैं सामान कस्टमर को दे दिया ऑन 30th ऑफ अप्रैल। तो अकाउंट्स के अंदर सेल्स किस दिन मानेंगे? दूसरे एग्जाम्पल के अंदर 15 तारीख को कि 30 तारीख को? 30 तारीख को, करेक्ट। 15 तारीख को नहीं मानेंगे सेल, कि सेल कब मानेंगे? 30 तारीख को। बात समझ में आ रहा है तुमको? दैट मीन्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिर्फ एक बात बोलता है, पैसा को तो साइड कर दो, पैसा भूल जाओ, कब मिला, बाद में मिला, उसी समय मिला, एडवांस में मिल गया था, पैसा को तो छोड़ दो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस पे ध्यान देता है? किस दिन सेल हुआ। जिस दिन सेल हुआ ट्रांजैक्शन उस दिन रिकॉर्ड होगा, चाहे पैसा पहले से मिल गया था, चाहे पैसा बाद में मिलेगा, चाहे पैसा उसी समय मिला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट सेज दैट जिस दिन गुड्स सेल हुआ उस दिन सामान, उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। पैसा कब मिला दैट इज इररेलेवेंट, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नाम से पता चलता है रेवेन्यू मतलब सेल्स और रिकॉग्निशन का मतलब होता है टू रिकॉर्ड समथिंग। कॉन्सेप्ट बताता है सेल्स कब रिकॉर्ड होगा, जिस दिन सामान बेचे उस दिन रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। लिखना, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल एक ही बात है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड
व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, जब ट्रांजेक्शन हुआ, it is irrelevant whether the amount is actually received or not। ये बात इररेलेवेंट है कि पैसा मिला कि नहीं मिला। बात समझ में आ रहा है? पैसा से कभी डिसीजन नहीं लेना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, ठीक है। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल जो मैं बताया, एक पैसा पहले मिला और एक पैसा बाद में मिला, ठीक है। इफ सेल इज मेड इन फरवरी, अगर सामान हम बेचे हैं फरवरी में, बट मनी इज रिसीव्ड इन जून, then sales will be recorded in, बताओ आंसर। फरवरी, सामान बेचे फरवरी में, पैसा मिला जून में, तो सेल कब रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? फरवरी में। बात समझ में आ रहा है? क्लियर, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जांपल, if money is received in advance in January, पैसा एडवांस में मिल गया था जनवरी में, but actual sales was made in May, लेकिन सच में सामान हम मई में बेचे। Sales will be recorded in, क्लियर है सबको ये बात ना? तो दोनों में वही बात है कि जब सामान बेचे तभी वो रिकॉर्ड होगा, राइट। यहाँ पे सेल किए थे फेब में, तो रिकॉर्ड भी फेब में होगा। यहाँ सेल किए थे मई में, तो रिकॉर्ड भी जो है, क्लियर। इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। कितना पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, पहले रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।